नमस्कार, न्यूज स्पेशल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा, HN 24/7 देख रहे हैं आप। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को बरसात से प्रभावित क्षेत्रों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ISBT देहरादून में सड़क पर जल भराव को देखते हुए मुख्यमंत्री ने जिला अधिकारी देहरादून को निर्देश दिए कि जल भराव के कारणों की जांच की जाए एवं जो भी अधिकारी इसमें दोषी पाया जाता है उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाए। ड्रेनेज की समस्या का शीघ्र समाधान करवाने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए। ऐसा लोगों ने बताया कि और इसमें अच्छा होना चाहिए, इसलिए मैंने इसकी जांच के आदेश दिए हैं, जिससे कि यहाँ पर लोगों को जो जल भराव की समस्या है, दुकानों के अंदर पानी उठा हुआ है और जल्दी ही जो है इसको ये लोग ठीक करेंगे और जांच के आदेश के साथ। तो देखिए, जो CM धामी है वो निकले थे औचक निरीक्षण पर। इस दौरान उन्होंने औचक निरीक्षण किया। ISBT पहुंचे देहरादून के, वहां पर उन्होंने देखा, जल भराव की समस्या को देखा, उन्होंने निर्देश दिया, ड्रेनेज सिस्टम को लेकर भी निर्देश दिया उन्होंने कि भाई जल्द से जल्द इसको सुधारा जाए। विकास नगर के कोटी हरिपुर मार्ग पर बारिश के चलते यूटिलिटी पर भारी भरकम बोल्डर गिर गया, जिससे 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए उप जिला चिकित्सालय भर्ती करवाया गया। अस्करी जाफरी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अस्करी, आज जो CM धामी ने सड़कों का औचक निरीक्षण किया, ISBT पहुंचे, उन्होंने जल भराव की समस्या को देखा, उन्होंने ड्रेनेज सिस्टम की समस्या को देखा, अब निदान कब तक निकलेगा? देखिए, बिल्कुल मनीष, प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम जो ऐसे प्रभावित क्षेत्र हैं जिनमें बरसात की वजह से जल भराव की स्थिति, वहां का औचक निरीक्षण किया है। इसमें अगर हम बात करें, खासतौर से ISBT देहरादून में सड़क पर जल भराव को देखते हुए मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी देहरादून को तमाम निर्देश दिए हैं और जल भराव के कारणों की जांच के निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं, क्योंकि ISBT के पास जो है एक निजी होटल है, उसको बचाने के लिए तमाम जो ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि उनको बचाने के लिए ऐसे नाले का निर्माण किया गया है जहां पर 2 नाले बनने थे, एक ही नाले का निर्माण हुआ है। तो ऐसे में कौन इसके पीछे दोषी है, उसकी जांच के निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं। इसके अलावा देहरादून के चंद्रबनी में ही पूरा निरीक्षण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। इसमें खासतौर से अगर हम बात करें, जो चंद्रबनी में कॉलोनी है, जंगल से पानी आने की वजह से जल भराव की स्थिति यहाँ पर भी आई थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ पर सुरक्षा दीवार का पूरा काम जो है वो पूरा नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से वहां पर जो जल भराव है वो बहुत ज्यादा हो गया था। इसको देखते हुए खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिलाधिकारी देहरादून सोनिका जो है उनको दिशा निर्देश दिए हैं कि इन तमाम परेशानियों का जो समाधान है वो फौरी तौर पर हो जाना चाहिए। इसके अलावा लोगों को खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुओं की जरूरत पड़ेगी तो उसकी पूरी व्यवस्था भी राज्य सरकार करेगी। ऐसी तमाम बातें खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कही। जी अस्कर, एक चीज और भी है, हमने देखा है ISBT की तरफ जाइए तो सड़कें भी काफी खराब हैं। ऐसा नहीं सड़कें ठीक है, सड़कें भी काफी खराब हैं। थोड़ी सी भी बारिश होती है वहां पर लबालब पानी भर जाता है, पुल के नीचे भी पानी भर जाता है। तो ऐसे में जैसा बताया जा रहा कि एक नाली बनी है, 2 नाली बनने चाहिए थे, तो भाई यहाँ तो ये नाली अभी तो बनी नहीं है, तो काफी समय हो गया बने हुए। तो ऐसे में जो जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई कब होगी, और अब ये जो नाली के निर्माण की बात हो रही है वो कब तक हो जाएगा? देखिए, बिल्कुल मनीष, आप समझ सकते हैं, जो खासतौर से अगर हम बारिश के पानी की बात करें तो तेज बहाव के साथ होता है, तो उसके लिए ज्यादा नालियां चाहिए होती हैं। लेकिन यहाँ पर 2 नालियां बननी थी, लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि यहाँ पर एक ही नाली में जो है दोनों नालियों का पानी जा रहा था। तो आप समझ सकते हैं उस वजह से ओवरफ्लो हुआ, जिसके बारे में खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरी जांच के आदेश दिए हैं जिलाधिकारी देहरादून को कि समक्ष जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी राज्य सरकार के समक्ष ये पूरी रिपोर्ट रखेंगे। इनके पीछे कौन दोषी हैं, उनके खिलाफ जो है पूरी उचित कार्रवाई भी की जाए, इस तरह के दिशा निर्देश दिए हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं राजधानी देहरादून के कई इलाके ऐसे हैं मनीष जहां पर पानी लबरेज है। स्मार्ट सिटी के नाम पर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो राजधानी देहरादून के लोग हैं उनको ठगा जा रहा है मनीष।
लोगों को ठगा जा रहा है। यहाँ पर बात तो यही है, स्मार्ट सिटी के नाम पर गड्ढे खोद दिए गए हैं। और जैसा ये भी सामने आया था कि कई ऐसे जो निर्माण होने थे वो काम भी रुके हुए हैं सड़कों पर, क्योंकि चूंकि बारिश है तो जिलाधिकारी ने खुद ही कहा था नहीं अभी नहीं हो पाएंगे, इस बारिश में काम नहीं हो पाएंगे। एक तो सामान की बर्बादी हुई, एक दूसरी चीज़ वहाँ पर आपके समय की बर्बादी हुई। ऐसे में अगर बात की जाए, आज तो आईएसबीटी पहुँच गए वहाँ धामी जी, लेकिन जो पूरे उस वक्त देहरादून में स्थिति पैदा हुई है, जो बनी है, उसको लेकर क्या कर रहे हैं, कौन सा ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। कई ऐसे काम है, आपको भी मालूम है, आप लोग जाते रहते हैं फील्ड पर रिपोर्टिंग करते हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, आप लोग देखते हैं कि किस तरह से जो नाली बननी है उसका सामान वही सड़क पर पड़ा है। लेकिन अब बारिश हो गई है, सामान सारा खराब हो जाएगा, उसका पैसा कौन देगा फिर? क्या ठेकेदार जो है क्या दोबारा से पैसा लगा के काम करेगा, या फिर पैसा फिर से शासन की तरफ से जारी होगा? ऐसे में तमाम तरह की असुविधाएं हैं, उनको कैसे दूर करेगा बारिश का समय? बिल्कुल, देखिए मनीष, बिल्कुल गंभीर स्थिति है, क्योंकि एक बार अगर हम बात करें स्मार्ट सिटी की जो टाइमलाइन है, जो समय अवधि है, जिस समय अवधि में काम पूरा किया जाना चाहिए था, वो समय अवधि पूरी हो गई थी। लेकिन उसके बाद भी केंद्र सरकार ने जो समय है इसका काम पूरा करने का, उसको एक्सटेंड किया। लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं राजधानी देहरादून की तमाम जो सड़कें हैं वो खुदी हुई हैं, ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से फेल नजर आ रहा है, क्योंकि ये काम जो है जनवरी फरवरी माह तक हो जाना चाहिए था। लेकिन अब चूंकि मानसून अपने पीक पर आने को है और राजधानी देहरादून के अलावा तमाम जो इलाके हैं उत्तराखंड के, वहां पर भी बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है, रेड अलर्ट जारी किया है खुद मौसम विभाग ने। तो ऐसे में अगर खड्डे खुदे हैं राजधानी देहरादून में, तो आप समझ सकते हैं आवाजाही में कितनी दिक्कत लोगों को हो रही है। जो स्कूल जाते हैं बच्चे, उनको कितनी ज्यादा दिक्कत होती है। किसी भी इलाके में आप देहरादून के चले जाइए, आपको कहीं ना कहीं जरूर ड्रेनेज सिस्टम जो है वो पूरा खराब मिलेगा। कहीं ना कहीं अस्करी पूरी अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं देहरादून के अंदर, उसको सही करने की बहुत जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद अस्करी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। हरिद्वार के शहरी और ग्रामीण इलाकों में देर रात से हो रही भारी बारिश से जगह जगह जलभराव हुआ। बहादुराबाद ब्लॉक के कई इलाके नदी में तब्दील हो गए, चारों ओर पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। बरसाती नदी नाले उफान पर हैं, ऐसे में स्थानीय लोगों का काफी नुकसान हो रहा है। वहीं ग्राम सलेमपुर दादूपुर में बने कबाड़ी के गोदाम के लाखों रुपए के ड्रम बहकर गंग नहर में चले गए। लोगों ने नहर और नाले के पानी में बह रहे ड्रमों को पकड़ने की कोशिश की। वहीं सुल्तानपुर मजरी, द्वारका विहार कॉलोनी, शिव गंगा विहार कॉलोनी और आसपास की कॉलोनियों में बने घरों में पानी घुस गया। गनीमत रही कि अभी तक कोई जनहानि नहीं हुई है। चमोली में मलारी हाईवे पर जुम्मा के पास पुल बहने के बाद जहां सीमा पर आवाजाही थम गई, वहीं बीआरओ ने जुम्मा नाले में वैकल्पिक मार्ग को तैयार करने के लिए कार्य शुरू कर दिया है। जुम्मा नाले में पुल के बहने से सीमांत घाटी का संपर्क कट गया है। यहां करीब 1 दर्जन गांव हैं। बता दें कि ग्रामीण अपने ग्रीष्मकालीन प्रवास के दौरान सीमांत गांव में रहते हैं। है सर, और ये 7:10 की बात है कल रात की। तो ये ग्लेशियर फटा था ऊपर से, तो हम लोग समझे कि ये हला चला आ गया, तो हम रूम से निकले तो हाँ बारिश हल्का था, बहुत जला गिर रहा था हल्की। तो हम इधर आए गदेरा में, तो यहाँ देखा ऊपर से पत्थर आ रहे थे बहुत बहुत तगड़े। तो एक बोल्डर आके पुल में टकरा गया था, तो रुक गया। फिर उसके बाद 11 बजे रात में झटका लगा दूसरा, तो उस पत्थर ने पुल को ले गया। वो बस यही देखा था। साथ हमारे संवाददाता सतपाल धानिया जुड़ चुके हैं। सतपाल, हालात क्या है इस वक्त विकास नगर के? देखिए, आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से लगातार 3 दिन से पश्चिमी क्षेत्र और पहाड़ी राज्यों में मूसलाधार बारिश हो रही है, तो उससे कहीं ना कहीं जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। साथ ही अब दुर्घटना भी सामने आ रही है।
बात की जाए कोटी हरिपुर रोड की, तो वहां पर कोटी से विकासनगर आते समय यूटिलिटी के ऊपर पहाड़ से एक बहुत बड़ा बोल्डर आकर गिर गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर घायल हुए हैं, जिन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। आपको बता दें कि जिला प्रशासन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अलर्ट जारी कर रहे हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में इस समय आवाजाही पर ध्यान दें, लेकिन बावजूद इसके पहाड़ी क्षेत्रों में आवाजाही जो है लगातार जारी है, जिसका आज परिणाम देखने को मिला, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। और बात की जाए मैदानी क्षेत्रों की, मैदानी क्षेत्रों में भी हालात इस समय सामान्य नहीं है। कई गांवों में जल भराव की समस्या देखने को मिल रही है, कई जगह रेस्क्यू चलाए जा रहे हैं। अभी वर्तमान में भी डाक पत्थर स्थित यमुना नदी में 7 लोग जो है यमुना नदी में फंस गए थे, जिनका रेस्क्यू किया गया। उन 7 लोग सकुशल एसडीआरएफ और विकासनगर पुलिस के द्वारा सकुशल बाहर निकाल लिया गया। इस तरह से तमाम जो चीजें हैं पश्चिमी क्षेत्र में देखी जा रही हैं, और जो हालात हैं अभी भी कह सकते हैं कि यमुना का जो जलस्तर है वो खतरे के निशान को छू रहा है। अगर हालात यही बने रहे, पहाड़ों में लगातार बारिश होती रही, तो कह सकते हैं कि दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो सकते हैं, जनहानि भी सामने आ सकती है। मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद सतपाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए हालात काफ़ी ख़राब है इस वक्त, और हम बात कर लें कि हरिद्वार की, तो हरिद्वार में भी हालात ठीक नहीं। हमारे साथ मनोज कश्यप जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता हरिद्वार से। मनोज, क्या हालात हैं इस वक्त? अगर भारी बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में हरिद्वार के हालात कैसे हैं? बिल्कुल, देखिए मनीष, पहाड़ से लेके मैदानी क्षेत्र तक लगातार कई दिनों से बारिश हो रही है। अगर ऐसे में हम मैदानी क्षेत्र की बात करें तो हरिद्वार में हाल फिलहाल में कावड़ चल रही है, लेकिन ऐसे में अब बारिश के चलते कावड़ियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ जो स्थानीय लोग हैं उनको भी काफी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बीते कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। हालांकि अगर फिलहाल मौसम की बात की जाए तो मौसम में थोड़ी सी राहत जरूर दिखी है, लेकिन अब से पहले बारिश की वजह से काफी नुकसान लोगों का यहाँ पे हो चुका है। लोगों के घरों में पानी घुस गया, जो कई ऐसे जो कबाड़ी के गोदाम थे जहाँ पे सामान रखा हुआ था वहां पे पानी घुस गया, तो काफी लाखों रुपए का नुकसान लोगों का हुआ है। लेकिन लगातार जो प्रशासन है वो भी सड़कों पे उतर के जायजा ले रहा है कि कहीं न कहीं जिस तरह से कोई नाला है जिसमें कुछ मलबा आके अटक गया, उसको जेसीबी की मदद से हटाया जा रहा है। और खासतौर से मैंने देखा है कि जो तमाम सिख भक्त जो कावड़िया जो लगातार हरिद्वार आए हैं, उनकी देख रेख में प्रशासन सड़कों पर निकल कर उस तेजी से अपना कार्य कर रहे हैं। जी मनीष, ऐसे में देखिए मनोज, यहाँ पर बात अगर मोहल्लों की करें, नदियों की करें, गंगा नदी की करें, ऐसे में प्रशासन ने क्या तैयारी कर रखी है? क्योंकि देखिए कांवड़ यात्रा भी चल रही है, गली मोहल्लों में पानी लबालब भरा हुआ है, और प्रशासन की क्या तैयारी है? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे मानसून से पहले जो तमाम जो विभाग थे वापस से बैठक कर रहे, तो यहाँ पे हमने देखा है कि जो हरिद्वार के जो ग्रामीण क्षेत्र है, खानपुर है, लक्सर है, वहाँ पे जो किसान है उनको काफी दिक्कत परेशानियों का सामना होता है। खासतौर से हमने देखा है कि जब किसान अक्सर अपने खेतों की... मनोज, आप बने रहिए हमारे साथ। विक्रम सिंह जुड़ चुके हैं हमारे साथ, मौसम वैज्ञानिक है वो। विक्रम सिंह जी, स्वागत है चैनल में आपका। विक्रम सिंह जी, मौसम के हालात कुछ सही नहीं नजर आ रहे हैं, नासाज हैं, और ऐसे में क्या लग रहा है कब तक मौसम के हालात ठीक होते आपको लग रहा है, कब तक ठीक हो जाएंगे? बिल्कुल, देखिए आज और कल तो ज्यादा बारिश है तो ठीक नहीं है, लेकिन 13-14 में थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। 13-14 तारीख में कम हो जाएगी बारिश की एक्टिविटी जी। जो भारी वर्षा वगैरह ये करीब करीब समाप्त हो जाएगी। एका दुक्का अगर रहती है तो कुमाऊं रीजन में रहेगी जी। तो आप ये कह सकते हैं 13-14 से तो थोड़ी राहत मिलेगी, 13-14 2 दिन के लिए, लेकिन उसके बाद फिर से थोड़ी एक्टिविटी बढ़ती दिख रही है। अच्छा, लेकिन आज और कल जो 11 और 12 को तो उसमें तो हमने ये रखा ही है कि जो हमारे प्लेन्स वाले डिस्ट्रिक्ट है या उनसे जो लगे हिल्स वाले डिस्ट्रिक्ट है, तो उसमें वेरी हैवी रेन तो कुछ जगहों तक में आज जो है रहने वाली है। और एक्सट्रीमली हैवी भी बात करें तो जो आपका पौड़ी डिस्ट्रिक्ट है या नैनीताल, चंपावत या उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट है, तो उनमें ऐसी अत्यंत भारी वर्षा भी आज जो है उसकी संभावना है। और कल भी वेरी हैवी इन डिस्ट्रिक्ट में जो नीचे वाले डिस्ट्रिक्ट से हमारे प्लेन्स लगे हुए हैं या प्लेन्स वाले हैं, तो इसमें कल तक भी चीजें रहेंगी। तो हालांकि जो अगर गढ़वाल क्षेत्र की बात करें तो यहाँ थोड़ी कल कम हो जानी चाहिए एक्टिविटी जो है, इक्का दुक्का हैवी रेन आप कह सकते हैं रहेगी, लेकिन ये कि कंटिन्यूस रेन चली रही है तो जो इम्पैक्ट है, जो दिक्कतें हैं वो एकदम कम नहीं होंगी। तो ये चीज को अगर देखेंगे, और अभी जो कुमाऊं क्षेत्र है तो उसमें मैं कहूँगा आज शाम रात से जो एक्टिविटी बढ़ रही है, या उससे लगे गढ़वाल के डिस्ट्रिक्ट हमारे चमोली और जो है पौड़ी डिस्ट्रिक्ट की बात करें
तो इनमें एक्टिविटी आज जो है वो रहने वाली है अच्छी खासी, रात भर चलेंगी। और कल भी ये दिन भर उधर का जो एरिया है कुमाऊं के या उससे लगे जमाल डिस्ट्रिक्ट और गढ़वाल के हैं, तो इनमें एक कंटिन्यूस रहने वाला है। तो परसों से जाके ही इसमें राहत मिलेगी। तो कहीं ना कहीं सतर्क रहने की जरूरत है। देख ही रहे हैं कि रास्ते जगह जगह बंद हो रहे हैं, या इसी तरह मैदानी क्षेत्रों में जलभराव हो रहा है जहाँ पे लो लाइंग एरिया है। तो लोगों को चाहिए कि जो उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट के एम्बुलेंस एरिया की बात करें, या कुछ एरियाज आपके जो है नैनीताल के है, इवन पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के है, तो लोगों को थोड़ा चाहिए जो लो लाइंग एरियाज में रह रहे हैं वो सतर्क हो जाएं और अपने को सेफ जगह पे जो है पोजीशन कर लें, क्योंकि जलभराव तो होगा। इसी तरह पहाड़ों में तो रास्ते बंद है, तो जो आवागमन है अवॉइड करेंगे अगर एक दिन के लिए, आज और कल की अगर बात करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि चपेट में आ रहे हैं लोग जो है, लैंडस्लाइड जो है वो केसेस से बढ़ ही रहे हैं, तो दिक्कतें हैं। तो ये मैं कहना चाहूंगा। मतलब अभी दिक्कत है, 13-14 को हल्की रेन हो सकती है, आपका अनुमान वैसे तो गलत 13-14 जाता में नहीं हल्की है। मध्यम तक रहेगी, कम हो जाएगी थोड़ी बारिश जो है। छुटपुट अगर एक आध दुका हैवी मिलती तो कुमाऊं रीजन में रहेंगी, अदरवाइज मैं कहूंगा कि जो है 2 दिन थोड़ी राहत रहेगी, लेकिन 14 के बाद से फिर हैवी रेन होने की आशंकाएं हैं। जी 15-16 में फिर बढ़ती हुई दिख रही बारिश जो है। अच्छा, फिर बढ़ती हुई बारिश दिख रही है। जी ठीक है विक्रम सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो आपको बता दें कि 13 से 14 तारीख को जो हैवी रेन नहीं होगी हल्की फुल्की बारिश होगी, लेकिन उसके बाद फिर जो मौसम वैज्ञानिक हैं उन्होंने बताया कि उसके बाद फिर जो है बरसात जो है अपने चरम पर आ जाएगा, फिर से हैवी रेन की आशंका जताई जा रही है। तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि यात्राओं से बचें और ऐसी जगह मत जाएं जहां पर आप फंस जाएं या फिर बीच रास्ते में आपको फंसना पड़ जाए या आपको दिक्कत या परेशानी हो। इसलिए हम आपको सचेत कर रहे हैं, आराम से यात्रा करें और मौसम को देखते हुए ही यात्रा आप करें। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया हुआ है। इस अभियान में जो भी भ्रष्टाचार अधिकारी सम्मिलित पाते हैं उन पर कार्रवाई भी की जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी भ्रष्टाचार का कोई ना कोई मामला उजागर हो ही जाता है। एक और भ्रष्टाचार का मामला तराई पश्चिम डिवीजन रामनगर नैनीताल और से जुड़ा हुआ है। दरअसल मामला ज्वाला रामनगर के वन क्षेत्र से जुड़ा है। यहाँ यूकलिप्टिस की जो परमिशन की आड़ में माफियाओं द्वारा अवैध रूप से यूकलिप्टिस के साथ साथ बेशकीमती सागौन को भी काट कर बेच दिया गया, लेकिन यूकलिप्टिस के पेड़ों के अवैध कटान को तुल देकर बेशुमार कीमती सागौन के हरे पेड़ों के मामले को दबाने का पूरा प्रयास वन विभाग के द्वारा किया जा रहा है। वहीं वन विभाग का दर्द भी जमकर झलक रहा है। वन निगम के आला अधिकारियों का कहना है कि वन निगम के लिए एक धारणा बना दी गई है कि वन निगम ही चोर है। मीडिया में मामला उजागर होने के बाद वन विभाग और वन निगम ने अपने अपने कर्मचारियों पर कार्रवाई कर मामले को गोलमाल करने की कोशिश की है। आपको बता दें काफ़ी दिन से ये मामला चल रहा है। वन निगम और वन विभाग दोनों जो है इस वक्त आमने सामने हैं। यहाँ पे एक बहुत ही आसान बात है यहाँ पे कि कोई भी कुछ कहीं भी हो जाए, वो तो जांच करने पे भी विषय पता चलेगा कि कौन इसके लिए असली दोषी जिम्मेदार है। लेकिन कहने में बड़ा आसान तरीका जो है निकाला गया है कि जो है वन निगम की आड़ में या वन निगम ने करवाया, वन निगम के जो है सब चोर हैं, जिससे अब एक प्रथा बन गई यहाँ कहना। क्योंकि असली बात तो बाद में ही पता चलेगी, जब जांच अभी चल रही है तो जांच के बाद पता चलेगी। इसमें जो भी निगम के हो या आप भी हो विभाग में भी, तो जो भी दोषी कर्मचारी होती हैं वो जितने भी हाईएस्ट लेवल के इन्वॉल्वमेंट अगर पता चलता है तो उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये किन परिस्थितियों में उनके द्वारा कहा गया है ये तो वही जाने, लेकिन जो भी हुआ वो सब कुछ सभी लोगों ने देखा। वो वन निगम की लॉटों में कटा हुआ माल भी इस तरह से चोरी हुई और लगातार कई बार उनको कहने के बाद भी उनके द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया। इस मजबूरन हमको स्वयं अपने वन विभाग को अपने संसाधनों से उस चोरी को रोकते हुए उस चोरी द्वारा उनके द्वारा चोरों के द्वारा ले जाए गए माल को बरामदगी करनी पड़ी। और वो सारा का सारा उनके द्वारा जो उनकी जो लॉटें थी उसी से निकाला गया माल था। और उनके स्टाफ द्वारा खुद जो है वहाँ थाने में जाकर के तहरीर दी गई है कि हमारे लॉटों से चोरी हो रहा है माल।
तो अब ये इनका ये कहना है कि हमारे यहाँ से चोरी नहीं हुआ, ये तो बड़ा अजीब बात है। उनके पास पूरा अधिकार था कि उस लॉट को लेने। सलीम अहमद हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सलीम, वन निगम वन विभाग दोनों आमने सामने हैं और दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। यूकलिप्टिस का पेड़ तो कट गया, साथ में बेशकीमती सागौन का पेड़ भी कट गया, लेकिन यूकलिप्टिस को लेकर तो लड़ाई हो रही है, लेकिन सागौन का मामला कहीं ना कहीं उतना नहीं दिख रहा है जितना दिखना चाहिए। सलीम जी देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा मामला है सराय पश्चिमी डिवीजन की रेंज रामनगर के ज्वालाबंद क्षेत्र का है, जहां पे जनवरी में जो है एक लोड दी गई थी वन निगम को यूकेलिप्टस की काटने के लिए, लेकिन उसी की जब कटान शुरू हुआ तो उसी की आड़ में तस्करों ने यूकेलिप्टस के पेड़ों को तो निशाना बनाया ही, साथ ही उन्होंने जो आसपास में सागौन खड़ी हुई थी, उस सागौन की बेशुमार कीमती की जो लकड़ी थी उसको भी उन्होंने निशाना बना दिया। हरे पेड़ों को काटा गया है। वीडियो निकल कर जब सामने आई, जब ये मामला मीडिया में उजागर हुआ है, उसके बाद कहीं अधिकारियों ने आनंद फानंद में आकर के एक फॉरेस्ट गार्ड, एक फॉरेस्टर को जो है सस्पेंड भी किया है। वन निगम ने किसके को सस्पेंड कर दिया है और सो कुछ लोगों को नोटिस भी दे दिए हैं। लेकिन अमूमन ये देखा जा रहा है इस पूरे प्रकरण में कि एक बहुत ही गंभीर प्रकरण है कि इतना बड़ा मामला उजागर हुआ, उसके बावजूद भी एक फॉरेस्ट गार्ड और एक फॉरेस्टर पे कार्रवाई कर देना कहीं ना कहीं ये पर्याप्त नजर नहीं आ रहा है। और कहीं ना कहीं इस पूरे यूकेलिप्टस के प्रकरण को उछाल करके कहीं ना कहीं इस जो सागौन के जो पेड़ काटे गए हैं उन पेड़ों को कहीं ना कहीं उस मामले को दबाने की कोशिश वन विभाग जो है लगातार कर रहा है, उस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। जी, ऐसे में जो इन माफिया हैं वो सक्रिय हैं। अब आप देखिए कि इधर यूकलिप्टिस के साथ साथ सागौन का पेड़ काट ले गए सब, और इन लोगों को कानों कान भनक नहीं लगी है। ये कैसे हो गया कि जंगल में जहां आपको परमिशन दी जाती है कि भैया काटना, वहां पर वन माफिया पहुंच जा रहे हैं और पेड़ों काट के ले जा रहे हैं और आपको भनक भी नहीं लग रहा है। ये देखिए, मैं आपको बता दूं, ये छोटा मामला नहीं है। ये मामला उस समय उजागर हुआ जब एक ही रात में तस्करों ने यूकेलिप्टस के 59 पेड़ों को निशाना बना दिया था। उसके बाद इस मामले में जो तूल पकड़ा है, उसी मामले ने जब तूल पकड़ा, उसके बाद जब ये मामला मीडिया में उजागर हुआ तो कहीं ना कहीं उसका जो पूरा मैटर था वो डाइवर्ट कर दिया गया सीधे यूकेलिप्टस की तरफ को। लेकिन सागौन का जो बड़े पैमाने पर सागौन के पेड़ काटे गए हैं और जिसकी परमिशन भी नहीं थी काटने की, उसके बावजूद भी ये लोग यूकेलिप्टस की जगह पर सागौन के पेड़ों को भी निशाना बना दिया गया। और कहीं ना कहीं वन विभाग जो है पूरे इस मामले को कहीं ना कहीं दबा करके पूरा वन निगम के ऊपर ही ठीकरा फोड़ना चाहता है और लगातार उनको जो है पीडी भी जारी कर दी गई, जिसमें कि वन निगम का ये कहना है कि हमें जो है दबाया जा रहा है, गलत तरीके से हमें पीडी जारी कर दी गई है। संयुक्त निरीक्षण का होना चाहिए था, संयुक्त निरीक्षण नहीं हुआ है इस मामले को लेकर के, और उस पर जो है हमारे ऊपर आनंद फानंद में ये पीडी करी गई है। वन विभाग जो है कहीं ना कहीं हमें दबाना चाहता है और इससे हमारे कर्मचारियों का मनोबल टूट रहा है, जो गलत तरीके से पीडी जारी कर दी गई है। लेकिन वन विभाग जो है इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं चुप्पी साधे हुए है। वो नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से हरे सागौन का पेड़ा मामला जो है उछल करके सामने आए, क्योंकि इसमें कई बड़े जो माफिया हैं उनके गिरबान तक भी अभी तक वन विभाग के हाथ नहीं पहुंचे हैं और पूरा इस मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। जी, वन विभाग जो है वो वन निगम पर तो ठीकरा फोड़ रहा है, चलिए ठीक है, लेकिन अपनी कार्यशैली से थोड़ी ना भाग सकते हैं। वो आपका जो काम था आपने उसको क्या सही से किया? आखिर जिम्मेदारी किसकी थी सलीम यहाँ पर? ये देखने की कि जंगल के अंदर कोई ऐसा तो नहीं है जो पेड़ काट रहा हो, और जब आपको मालूम है कि यहाँ पर सागौन के पेड़ हैं तो ऐसे में जो रेंजर अधिकारी होते हैं उनको तो ऐसे जगह पर निरीक्षण करते रहना चाहिए, पेट्रोलिंग करते रहना चाहिए। ये देखिए, ऐसा है मामला, जब वन निगम को लोड कोई दी जाती है तो वन निगम का साफ कहना है कि हमारे पास सुरक्षा की दृष्टि से कुछ मापदंड जो है वो हमारे पास नहीं है और हम लोग जो है हमेशा वन विभाग की तरफ देखते हैं, पुलिस महकमे की तरफ देखते हैं सुरक्षा की दृष्टि से। लेकिन जो है हमें वो सुरक्षा मुहैया नहीं हो पाई जो सुरक्षा हमें मिलनी चाहिए थी। लगातार हमने पेपर भी जारी किए, लगातार लेटर भी दिए गए लिख करके हमें जो है सुरक्षा चाहिए और यहाँ पर जो अवैध तस्कर जो है वो कोई कहीं ना कहीं गतिविधियां कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वन विभाग ने और पुलिस विभाग ने जिस तरीके से इस मामले को लेना चाहिए था उस गंभीरता से नहीं लिया और कहीं ना कहीं इसको लेकर के वन निगम का दर्द भी अब झलकता हुआ साफ नजर आ रहा है। जी, हमारे साथ अनिल जी भी जुड़े हुए हैं, प्रांतीय व्यापार उद्योग मंडल के वो अध्यक्ष हैं। अनिल जी, स्वागत है एचएन में आपका। अनिल जी, सवाल ये है कि इतने बड़े मात्रा में 59 पेड़ काट दिए गए यूकलिप्टिस के और बताया जा रहा है कि सागौन के भी कई पेड़ काट दिए गए हैं कई, और ऐसे में वन विभाग सिर्फ यूकलिप्टिस पर तो लड़ रहा है लेकिन सागौन के पेड़ के बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा है। वो निगम पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, निगम विभाग पर ठीकरा फोड़ रहा है। सर, ऐसे में तो बहुत बड़ा ये मामला सामने आ रहा है। वन माफिया ऐसे में तो इन लोग के हौसले एकदम बुलंद हो जाएंगे, जब चाहेंगे तब आकर पेड़ काट के लेकर जाएंगे। देखिए, इसमें ऐसा है कि ये जो सारा का सारा प्रकरण है
ये तराई पश्चिमी डिवीजन जो है रामनगर में, उसके द्वारा ये कूट रचित रचना है। ये लोग हमेशा से पेड़ कटवाते रहे हैं और एक दूसरे पे कभी आग लगने का, कभी किसी करने कुछ भी कारण का ठीकरा फोड़ते रहे हैं। अब ये इन्होंने वन निगम को 80, 81 और 83 ये 3 लॉटें दी थी। उसमें से 80 और 81 की यूकेलिप्टस की लॉट तो कट के चली गई थी। 83 नंबर की जब लॉट कट रही थी लास्ट वाली, उसी दौरान 59 पेड़ सागौन के काट दिए गए, जबकि वहां पर इनके बीट कर्मचारी, रेंजर, फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर सब मौजूद रहते हैं। ऐसी स्थिति में ये स्पष्ट है कि ये जो है ये वन निगम और वन विभाग ये दोनों मिली भगत है इनकी, और ये एक दूसरे पे डाल के ठीकरा फोड़कर ये इस वाले मामले को दफन करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी दिखाना चाहते हैं। वन निगम कह रहा है कि हमारे पास सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं था। वो तो पहले से ही नहीं है, आज कोई नई बात थोड़ी ना, वो तो पहले से ही नहीं है वन निगम के पास कोई सुरक्षा का इंतजाम। सुरक्षा का इंतजाम है ही वन विभाग के पास। वन विभाग के पास पूरी टीम है। उन्होंने अपने फर्ज का निर्वाह क्यों नहीं करा? वन निगम ने क्यों समय रहते कार्रवाई नहीं करी? वन विभाग से क्यों नहीं कहा कि यहाँ पर 59 पेड़ सागौन के कट रहे हैं? तो कुल मिलाकर जो है ये सब कुल मिलाकर अनिल जी कहते हैं ना कि तुम मेरी बुराई कर देना, हम तुम्हारी बुराई कर देंगे और दोनों लोग सच दिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अगर जांच की जाए तो बड़ा मामला खुलकर सामने आ सकता है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एचएन न्यूज़। नमस्कार।